तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले कुछ अरसे में मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनाई इस देश में फांसी को लेकर कि फांसी देने में कितना वक्त लगता है। कई लोगों के फांसी की सजा इसीलिए क्योंकि वक्त ज्यादा लग गया, उम्र कैद में सजा तब्दील हो गई। और इसी के बाद आज की जब कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो एक सवाल मन में ख्याल बनकर आया, और वो ये कि क्या देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके 30-32 साल बाद हमारी जुडिशियल सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था, अदालतें ज़्यादा बेहतर थीं? जो उस वक्त केस कम हुआ करते थे, या फिर जो मुकदमों का फैसला है वो बहुत जल्दी टाइम पर हो जाया करता था। और एक किसी को फांसी की सज़ा देने के लिए जहां आज 10-10, 20-20, 30-30 साल इंतजार करना पड़ता है, तो वहां चंद महीनों में ही लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रेसिडेंट, सबके पास से मामला गुजर के और महीनों के अंदर फांसी कैसे हो जाती थी। ये जो आज की कहानी है, आप यकीन करें या ना करें, एक कातिल को 1979 में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद अगले 5 महीने में ही उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल होती है, अदालत में ट्रायल होता है, फैसला आता है, फिर मामला हाई कोर्ट जाता है, फिर फैसला आता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर फैसला आता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर फैसला आता है, और 5 महीने के अंदर अंदर उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है और वो मर जाता है। शायद ये उस वक्त की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो देश का सबसे यंगेस्ट ऐसा किलर था जिसको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया था। जब फांसी पर उसे चढ़ाया गया तब उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 27 साल थी, 27 ईयर। ये कहानी देश के एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने अपने वक्त में लोगों में इस कदर दहशत पैदा कर दिया था कि लोग रात को घरों से निकलते हुए डरते थे। ये वो कहानी है जिसकी वजह से लोग रात को किसी शख्स को कंबल में देखते तो घरों की तरफ दौड़ पड़ते, कोई उस कंबल वाले शख्स के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं करता। कहानी जयपुर की है, बात 1978 की, 1978। तब देश को आज़ाद हुए करीब 31 साल हो चुके थे। इसी जयपुर शहर में अचानक एक रोज एक शख्स की लाश मिलती है। पुलिस को कोई खबर देता है, पुलिस लाश देखती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से। अब वो अनजान शख्स था, इधर उधर जांच होती है, पुलिस को लगता है कि कुछ हुआ होगा, किसी से दुश्मनी हुई होगी। लेकिन गर्दन की हड्डी टूटने के अलावा पुलिस ने देखा कि उसके कान के नीचे काफ़ी गहरी चोटें। खैर, मामला पुलिस ने दर्ज किया, उसके बाद तफ्तीश की, ये कहानी आई गई होगी। कुछ वक्त के बाद जयपुर से कुछ दूरी पर फिर सड़क किनारे एक और लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, फिर पता चलता है इसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई है, और इत्तेफाक से उसके कान के नीचे भी कुछ चोट के निशान थे। कुछ वक्त बीतता है, अब राजस्थान के कुछ और अलग इलाकों में, जयपुर से दूर, ऐसे ही किसी आदमी की लाश मिलती है। फिर उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, कान के नीचे चोट के निशान है। धीरे धीरे ऐसी लाशों की तादाद बढ़ती जाती है, लेकिन थाने अलग अलग हैं, इलाका अलग अलग है। इसलिए उस वक्त की पुलिस ने इन सारे केस की कड़ियों को एक साथ जोड़कर इसकी तफ्तीश नहीं की। हर एक को लगा कि उस पुलिस स्टेशन का मामला है, उस पुलिस स्टेशन का मामला है, जो आज भी हमारे देश में होता है। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता, उसकी वजह से बहुत सारे केस बहुत देर में सुलझते। तो खैर, एक के बाद एक कत्ल हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि इन सारे कत्ल के तार कहीं ना कहीं जाकर एक साथ जुड़ते हैं। न किसी ने दिमाग लगाया, ना सोचा कि कत्ल के तरीके, कत्ल के पैटर्न को अगर देखा जाए तो पता चल सकता है। धीरे धीरे करके 10, 12, 15, 20 ऐसी ही लाशें मिल गई। अब जब 10-20 लाशें मिली तो उस वक्त शायद मीडिया में भी क्राइम की खबरें उतनी ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दिया जाता था। सिंगल कॉलम खबर छप रही थी, जो राजस्थान के जो भी अखबार थे, नेशनल न्यूज़पेपर में जो दिल्ली से छपते थे, उसमें तो इस खबर ने अपनी जगह ही नहीं बनाई, उसको जगह बनाने लायक समझा ही नहीं गया। तो जब एक एक करके लाशें मिलती गई तो किसी सीनियर या आला पुलिस अफसर की जयपुर में बैठे हुए नजर पड़ी उसी एक छोटी सी खबर पर। तो उसने देखा कि ये लिखा हुआ है कि ऐसी और भी लाशें मिली थी। रिपोर्टर ने भी एक डिटेल में जाने के बाद एक शॉर्ट रिपोर्ट बना के रखी। लेकिन उस आला पुलिस अफसर के दिमाग में आया कि यार ये पैटर्न एक तरह से ये कत्ल हो रहा है, तो इसके पीछे क्या हो सकता है। अब उन्होंने इस बारे में अपनी टीम को लगाया और कहा कि देखो। अब जब ये बात पुलिस के कानों तक पहुंची और उस जर्नलिस्ट को भी पता चला, तो फिर अखबार में आया पहली बार कि एक अजीब सिरफिरा सीरियल किलर घूम रहा है और अब तक वो 15-20 लोगों को मार चुका है। जब ये खबर आई, इत्तेफाक से उसके कुछ दिन के बाद फिर एक लाश मिली। अच्छा, इस खबर में ये भी थी कि मारने का तरीका एक, गर्दन की हड्डी टूट जाती है, कान के नीचे किसी वजनी चीज से मारा जाता है, और जो जख्म के निशान है उसको देखकर डॉक्टरों का मानना था कि शायद ये कोई हथौड़ा होगा, हैमर। तो अब ये हो गया कि अखबार में फिर खबर छपी। अब धीरे धीरे लाशों की तादाद बढ़ रही, इधर अखबार में खबर भी आ गई। अब आम लोगों तक खबर पहुंची कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में ऐसी लाशें मिल रही हैं। और चूंकि सबके कान के नीचे यहाँ पे ये चोट थे, तो वो कनपट्टी जो होती है वो उसके इर्द गिर्द सारे चोट के निशान थे। तो इसके बाद एक अखबार ने इस अनजाने कातिल को एक नाम दे दिया, कनपटी मार सीरियल किलर। अब जैसे कनपटी मार सीरियल किलर दिया तो इस नाम से बाकी लोग उसको जानने लगे। अब इसी दौरान में पुलिस की भी टीम लगी हुई, जहाँ जहाँ से लाशें मिलती, एक पैटर्न बन गया कि ये घर के अंदर या और कहीं पे कत्ल नहीं करता, बल्कि सुनसान सड़क पर कोई जा रहा होता है, कोई बैठा हुआ होता है, उसी को मारता है। तो हर जगह अलर्ट, सड़क पर गश्त बढ़ा दी गई, बट कोई फायदा नहीं। इधर लाशों की तादाद बढ़ती जा रही है, 20, 30, 40 हो गए, 50 का आंकड़ा पार कर गया, क्योंकि पैटर्न एक था, उन सारी लाशों को एक साथ जोड़ा गया।
अब धीरे धीरे रिपोर्ट आई और पता चला इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिस पर यह हमला हुआ, वो नसीब वाले थे, बच गए और वो झुके और उस वार से बचे और वहां से भाग लिए। तो ऐसे 2-4 इंसिडेंट हो गए। जब ये हुआ तो फिर पुलिस को पता चला, क्योंकि कनपटी मार की दहशत फैल चुकी थी। तब उसने पहली बार कुछ 2-3 विटनेस आए और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने देखा एक शख्स अंधेरे में बैठा हुआ है सड़क किनारे, और देख के लगता नहीं कोई इंसान बैठा हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह से कंबल के अंदर है, अपने आप को छुपा कर रखा हुआ है। तो बस ऐसा लग रहा है कंबल है या कोई गठरी से रखी हुई है। तो मैं जैसे ही उस कंबल के पास से या गठरी के पास से गुजरा, अचानक उस कंबल में हरकत हुई, एक शख्स खड़ा हुआ, उसके हाथ में हथौड़ा था और उसने मेरी कान के नीचे मारने की कोशिश की। मैं झुका, उसका बेतहाशा दौड़ गया, वो भी दौड़ा लेकिन फिर रुक गया और मैं बच के आ गया। जयपुर के करीब एक दूसरी जगह पर सेम इंसिडेंट हुआ। वहां पे भी एक चश्मीदा आया, उसने पुलिस को, क्योंकि अब तक ये बात कनपटी मार वाली फैल रही थी, तो उसने कहा मैंने भी देखा सड़क किनारे अंधेरे में एक कंबल जैसी कोई बोरी रखी हुई थी, जैसे कंबल में लपेट कर कोई सामान रखा गया, और मैं जब गया तो कंबल में हलचल हुई। अचानक वो खड़ा हुआ, उसके हाथ में हथौड़ा, और उसने मुझे कान के नीचे मारने की कोशिश की। मैं दौड़ा और बच गया। तो अभी जब 3-4 ऐसे विटनेस सामने आए और उन्होंने बताया, तो अब ये हुआ कि जो भी ये कातिल है वो कंबल में अपने आप को ढककर बाहर निकलता है रात के अंधेरे में, और ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता है जो तनहा हो, अकेले हों, लेट जा रहे हों, उनके साथ कोई ना हो और उस जगह पर कोई और दूसरा शख्स भी ना हो। तो ये भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को। तब ये सारी रिपोर्ट भी हुई, तो पता चला कि ये जो कनपटीमार कातिल है ये कंबल में निकलता है। अब जैसे ये बात फैली, कंबल को लेकर दहशत। अब अगर ठंड आई तो लोग, ये तो जैकेट वैकेट की सारी चीज़ें, आप अभी भी जाएँ गाँव छोटी जगहों पर तो लोग चादर कंबल यही ओढ़ कर निकल लेते हैं। तो ठंड के मौसम में कंबल में कोई रात को जा रहा है दिन में, उसको देखकर लोग डर जाते थे और भागने लगते थे कि ये कनपटीमार है। तब कंबल से भी लोग डरने लगे। अंधेरा होने के बाद घरों में लोगों को कहा जाने लगा कि तुम सुनसान रास्ते पर मत जाओ, और अगर जाना जरूरी है तो 2-4 लोग इकट्ठे जाओ। तो पूरे जयपुर और उसके इर्द गिर्द इस कनपटीमार और इस कंबल वाले कातिल की दहशत फैल गई। अब पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज। इधर पुलिस तफ्तीश कर रही है, चश्मदीद मिल रहे हैं, उधर लाशों की गिनती बढ़ती जा रही है। अब वो 50 से 60 हो गया, 60 के बाद भी गिनती जारी है। अब पहली बार यह खबर राजस्थान जयपुर से दिल्ली पहुंची। अब दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी ये बात पहुंची। तो ये हुआ कि यार ऐसा कौन है जो 50-60 लोगों को इस तरीके से मार रहा है और पूरी पुलिस फोर्स जो है उसको पकड़ नहीं रही है। इस दौरान में राजस्थान पुलिस ने फिर स्पेशल टीम बनाई इस कनपटीमार को पकड़ने के लिए, कि कोई क्लू ऐसा नहीं मिल रहा जो कातिल तक पहुंचा दे, सिवाय इसके कि कुछ चश्मदीद थे। आखिरकार फिर एक पुलिस अफसर ने कहा, रात का तो अंधेरा था, लेकिन उन्होंने कहा चलो कत काठी के हिसाब से जो भी तुमने देखा, क्योंकि 2-3 ने बताया कि जब वो दौड़ा तो कंबल ओढ़ कर तो दौड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसको कुछ देखना भी था, तो कंबल उसके सर से सरका, और जब वो सरका तो दौड़ा था, तो उन लोगों ने वहां पे कुछ रोशनी थी, उसमें उसका चेहरा देखा। तो जितने भी चश्मदीद थे सबको अलग अलग बुलाया गया और सबसे अलग अलग कहा गया तुम हुलिया बताओ। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन स्केच पुराने दौर से चला आ रहा है, हाथ से नहीं, बाबा आदम के ज़माने से। तब ये हुआ कि भाई तुम हुलिया बताओ और हमारे आर्टिस्ट स्केच बनाएंगे। तो जितने भी चश्मदीद थे उन सबको अलग अलग बिठाकर अलग अलग स्केच आर्टिस्ट के पास बैठा दिया गया और कहा गया हुलिया बताओ। अब उस कंबल वाले कनपटीमार गुमनाम कातिल के स्केच बन रहे हैं। स्केच बनना शुरू हुआ। अलग अलग जब स्केच को देखा गया तो लगभग सारे विटनेस ने जो हुलिया बताया था वो सेम वैसा ही था, थोड़ी 19-20 का फर्क अलग था, लेकिन उन्होंने देखा और जो चेहरा था उसको देखकर लग रहा था कि ये कोई बहुत यंग लड़का है। जो उन्होंने हुलिया बताया उससे भी लगा कि यंग है। फिर उन्होंने बताया जिस तरीके से वो दौड़ रहा था, तो एक मिडिल एजेड इंसान के दौड़ने का स्टाइल, रफ्तार अलग होती है। एक यंग लड़का, उसके दौड़ने का अलग होता है, वो पूरी एनर्जी से दौड़ता है। तो दौड़ते हुए चेहरा देखकर ये सारी चीज़ें जो बनाई गई, तो फिर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि जो भी सीरियल किलर है इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 25-30 के बीच का होगा। लेकिन कौन, ये सवाल अभी बड़ा था। अब पुलिस ने चुपचाप, गश्त तो पहले ही थी, बाकी अलग टीमें बनाई और खास तौर पर अब रात के वक्त कुछ जगहों को चुना जहां ज़्यादा अंधेरा होता है, सन्नाटा होता है, जहां से लोग जिन रास्तों को कम इस्तेमाल करते हैं। और जो पैटर्न देखा पुलिस ने वो ये देखा कि उन जगहों पे ज़्यादा कत्ल हुए हैं जिन रास्तों को रात में लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जो बिजी रोड है, सपोज स्टेशन का, बस अड्डे का, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर यह वारदात नहीं हुई, उन रास्तों पर हुई जिसमें इक्का दुक्का लोग गुजरते हैं। तो अब पुलिस ने उन इक्का दुक्का वाले सड़कों पर अपनी टीम बैठानी शुरू कर दी छुपाकर, और ये टीम बैठी रही, कई रातें खाली गुजर गई। फिर एक रात 1979 की बात है ये, अचानक पुलिस की एक टीम देखती है कि जयपुर की ऐसी एक सुनसान सड़क पर एक साया सा चला रहा है और वो सड़क किनारे आकर रुक जाता है, एक पेड़ की ओट में अपने आप को छुपाता है। इसके बाद उसके हाथ में कुछ था, वो निकालता है। थोड़ी देर के बाद नजर पड़ती है, वो अपने आप को एक कंबल से ढक लेता है। अब पहले तो पुलिस को यही लगा कि शायद ये अपनी भी कोई पुलिस का टीम है जो ऐसे बनकर बैठा हुआ है, लेकिन यह भी था कि पुलिस की टीम तो कंबल लेकर आई नहीं। तो जब ये सब कुछ हुआ, कुछ देर तक उन्होंने इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद देखा वो हलचल हुई और वो कंबल लपेट कर अब वापस निकल रहा है। जैसे ही वो वापस निकल रहा है, पुलिस की टीम ने अचानक धावा बोला और उसको दबोच ली। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि यह है कौन और ये सही है, वो है कातिल भी कि नहीं है, लेकिन उन्हें लगा कि चलो देखते हैं। अब उन्होंने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद थाने लाए। थाने लाने के बाद अब उससे पूछा, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मेरा नाम शंकरिया है। कहाँ रहते हो? उसने जयपुर का एड्रेस बताया। पुलिस की टीम उस एड्रेस पर गई, पता चला हाँ उसके माँ बाप वहाँ सब हैं और ये लड़का जयपुर का है। अब जब उसकी उम्र पूछी गई तो उस वक्त वो 26 साल का हो चुका था। अब पुलिस ने पूछा कि तुम ये बताओ कि पूरे राज्य में, शहर में एक दहशत है
कि एक कनपटी मार किलर है जो कंबल ओढ़कर निकलता है और लोगों को मार रहा है और 60 से ज़्यादा कत्ल कर दिया है, और उसके बावजूद तुम देर रात अकेले इस उम्र में और कंबल लेकर तुम्हारे निकलने का मकसद क्या था? अच्छा, इत्तेफाक से जब उन्होंने उसे पकड़ा तब उसके पास कुछ था नहीं, और यहाँ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यह था कि उसके पास हैमर या हथौड़ा होता है। अब जब शंकरिया ने पलट के जवाब दिया, पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने बिना डरे हुए कहा कि साहब 60 से ज़्यादा नहीं, 70। बोला मैं 70 लोगों को मार चुका हूँ, और बोला कनपटी मार कातिल मैं ही हूँ। पुलिस सामने खड़े खड़े उस लड़के को देख रही थी। मतलब एक आम सा लड़का, ठीक ठाक शक्ल सूरत, ठीक ठाक बोलने वाला। उनका कि मजाक समझा पुलिस ने पहले। बोला तुम क्या कह रहे हो मालूम है? बोला कि मैं आप कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं 60 से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ 70, क्योंकि मैंने अपने इन्हीं हाथों से उन 70 लोगों को मारा है। तो पुलिस को लगा कि ये सीरियस है, तो पूछूँ हथौड़ा हैमर? तो बोला चलिए आपको दिखाता हूँ। जिस जगह पे वो था उसी जगह पेड़ के पीछे एक जगह झाड़ी में कुछ छुपा कर चीज़ रखी हुई थी, पुलिस वाले उसको लेकर गए और वहाँ एक हथौड़ा था। उस हथौड़े को भी पुलिस ने कब्जे में लिया। अब सारे सीनियर अफसरों को खबर दी गई, लेकिन अब भी ये कंफर्म नहीं था कि ये बंदा सच बोल रहा है। हथौड़ा मिल गया, उसके बावजूद हथौड़े को जांच के लिए भी भेज दिया गया। अब उससे पूछा गया, उसके घर वालों से पूछा गया, घर वाले हैरान, चलेंगे नहीं ये पागल है, ये तो घर पे रहता है। तो उन्होंने उससे रूटीन पूछा, उन्होंने कहा हाँ रात को ये कई बार बाहर निकलता है, हम पूछते नहीं हैं तो कहता दोस्तों के पास जाता हूँ, जबकि इसके दोस्त कभी घर नहीं आते और उनके इसके दोस्त भी बहुत कम है। अब पुलिस वाले थोड़ी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरी उससे जब जांच पूछताछ सब हो जाती है तब फिर पूरी कहानी और सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। शंकरिया जयपुर के एक मोहल्ले में रहा करता था, वहीं पैदा हुआ था 1952 में, यानी कि जब देश के आज़ाद हुए 5 साल हो गए थे। और ये 1952 वही साल था जब मदर टेरेसा ने कोलकाता में होम ऑफ डाइंग नाम से अपनी एक संस्था खोली थी। तो 1952 में पैदा हुआ। माँ बाप की ख्वाहिश थी कि ये ठीक ठाक पढ़ ले, कॉलेज पास कर ले, सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि परिवार ठीक ठाक था। इसने शुरुआती स्कूली पढ़ाई लिखाई भी ठीक की, सब कुछ ठीक रहा। करीब 23-24 साल तक ये एक फर्माबरदार लायक बेटा था अपने माँ बाप का। इधर उधर इसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, कोई आवारागर्दी नहीं करता था। लेकिन फिर 25 साल की जब इसकी उम्र हुई, अचानक इसके बिहेवियर में तब्दीली आ गई। वो बहुत कम लोगों से बात करता, घर वालों से भी, ज़्यादातर घर में रहता, कुछ पढ़ाई लिखाई करता, और रात को कई बार लगभग हर तीसरे दिन ये घर से निकलता। पूछताछ हुई तो पता चला कि हर तीसरे दिन ये घर से निकलता था और फिर लेट नाइट लौटता था। अब उससे पूछा गया तो उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। अब बताना शुरू किया कि मैंने पहला कहाँ किया, दूसरा कहाँ किया, तीसरा कहाँ किया। अब उन जगहों पे जहाँ जहाँ लाशें मिली थी वहाँ के पुलिस रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला हाँ बल्कि उसको इसमें से 70 में से 50 की तो तारीखें भी याद थी, डेट याद था उसे। तो सारी चीज़ें जब मिलती गई, पुलिस ने चार्जशीट बनाई। इसके बाद मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद 70 कत्ल के लिए इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई, लेकिन पुलिस 63 इन 70 में से 63 ही लाशों के बारे में ज़रूरी सबूत अदालत के सामने रख पाई। 1979 में ये शुरुआत में एकदम पकड़ा गया था, मतलब शायद जनवरी का पहला हफ्ता था 1979। जब इसकी गिरफ्तारी की खबर आई और इसकी ये कि इकरार जुर्म हाँ मैंने ये मारा है, तब जयपुर से लेकर दिल्ली तक ये खबरें छपी। लोगों ने राहत की सांस ली, बल्कि ये था कि इसको सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक तो कंबल और कनपटी मार के नाम से ये इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इसको देखना चाहते थे। तो अदालत में भी जब इसकी पेशी होती तो बड़े छुपा कर इसको पुलिस वाले ले जाते। अदालत में गए तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त ही नहीं लिया। अदालत ने 10-15 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें, पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और इसने एक्सेप्ट किया, इसने डिनाई किया ही नहीं। इसने कहा कि हाँ मैंने मारा है। तो इससे वजह पूछेगी क्यों मारा तुमने और क्या उनमें से किसी को जानते थे? इसने कहा नहीं, मैं उन 70 में से एक को भी नहीं जानता था। मैं मतलब हर तीसरे चौथे रात घर से निकलता था और घर से निकलते वक्त बस एक हथौड़ा अपने साथ रखता था और फिर मैं यूं ही मतलब सड़कों पर घूमता रहता था, और जहां अंधेरे में मुझे कोई शख्स दिखाई देता मैं हथौड़ा निकालता और उसके कान के नीचे पूरी ताकत से हथौड़ा मार देता। तो वो उसकी कनपट्टी पे लगता और गर्दन पे लगता, कनपट्टी भी टूटती, गर्दन भी टूट जाती। बोला जब वो लगता और जब वो चीखता सामने वाला तो मुझे उसकी चीख बहुत अच्छी लगती थी। तो जब पहली बार मारा तो मुझे वो चीखा, तो फिर मैंने दोबारा मारा, फिर चीखा, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गया, चीखा ही नहीं। तो वो चीख मुझे अधूरी लगी। मुझे लगा वो पहली बार जब हिट किया था तब उसकी चीख अच्छी थी। जो मैंने लौट आया, बट फिर मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है और मेरे दिमाग में यह था कि वो चीख फिर से सुना, ऐसा लगा था जैसे कोई संगीत या धुन या क्या है। तो बोला बस 2 दिन रुका, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर निकला। फिर मैंने एक शख्स को देखा और अंधेरे में निकला, और चूंकि उसको पहली बार मुझे ये मालूम नहीं था कि कहाँ पे मारना है, बस सर के पास मारना है, इतना तो पता था। लेकिन जो चीखा था तो मुझे लगा था कि मैंने उसको कनपट्टी के पास मारा है और गर्दन के पास, तो वहाँ से उसने ज़्यादा बेहतर तरीके से चीखा। इसलिए अगले शिकार को मैंने जानबूझ कर वहीं मारा और वो भी वैसे ही चीखा, और उस चीख को फिर सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला फिर तो ये हो गया कि मुझे उन लोगों की चीखें अच्छी लगती, इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो बस मैं हर तीसरे चौथे दूसरे 5वीं रात निकल लेता, और कई बार ऐसा भी हुआ कि निकला और खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि कुछ शिकार मिले सन्नाटे में, लेकिन उनके साथ 1 से ज़्यादा लोग थे और मुझे लगा 1 से ज़्यादा लोगों में मैं पकड़ा जाऊँगा, फिर मुझे ये लोग मारेंगे। तो एक को मारना मेरे लिए आसान था, 2-4 लोगों के बीच में जाकर नहीं मार सकता था। तो इसने कहा सिर्फ उन चीखों को सुनने के लिए, क्योंकि वो चीख सुनकर मुझे मज़ा आता था, और मैं इसी मज़े के चक्कर में एक एक कर 70 लोगों को मार डाला, और अगर न पकड़ा जाता तो मालूम नहीं ये गिनती कहाँ जाती। ये बात उसने अदालत में भी कही, चार्जशीट में भी थी। अदालत ने जब सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ कि इसकी उम्र उस वक्त 26.5 साल के करीब थी।
महीने से पहले ही लोअर कोर्ट ने उसको सजाए मौत दे दी। वो फिर राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा, हाईकोर्ट ने भी 70 लाशें सब कुछ सजाए मौत दे दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाए मौत दी। प्रेसिडेंट के पास मजीद पिटीशन दाखिल की गई, वो रिजेक्ट हो गई। और ये सब कुछ 4.5 महीने के अंदर हुआ। सब कुछ निर्भया वाला आपको सुनाया था कि 10 साल तक कैसे घुमाया गया, यहाँ कुछ नहीं, 4.5 महीने। 16 मई 1979, 1979 में अरेस्ट हुआ और 1979 16 मई जयपुर सेंट्रल जेल में शंकरिया उर्फ कनपटीमार को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और उसे फांसी दी गई। जब उसे फांसी दी गई तब उसके जो आखिरी शब्द थे वो ये थे कि मैंने खामखा मजे के लिए इतने लोगों को मार दिया, मेरे जैसा कभी मत बनना। ये उसकी लाइनें थी दो कि मैंने खामखा मजे के लिए इतने लोगों को बेवजह मार दिया, मेरे जैसे मत बनना। इसके बाद उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया जयपुर सेंट्रल जेल में 16 मई 1979। उस वक्त जब ये चढ़ा था पूरे 27 साल का भी नहीं हुआ था और 79 में फांसी पर चढ़ने वाला यह देश का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर था। तो कत्ल करने के बहुत सारे वजह होते हैं, ऐसे अजीब वजह भी होते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।